हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश एंड आई वेलकम यू ऑल टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज इस वीडियो में हम जो एस्से रीड कर रहे हैं आप अपने सामने देख सकते हैं। तो इस एस्से के थ्रू आप इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को, प्लस वोकैबुलरी। और इसमें जितने भी एडवांस्ड ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रक्चर्स यूज़ हुए हैं तो मैं आपको साथ साथ बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ के दिखाऊँगा ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। तो ये देख लीजिए, आपके सामने काफ़ी वर्ड हैं अच्छे लेवल के जो आपकी राइटिंग स्किल्स को काफ़ी नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। और जो लोग आइल्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अपनी स्पीकिंग स्किल्स को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, तो उन सबको इस वीडियो को ज़रूर और ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए मैं आपको ये स्टोरी, जो आर्टिकल है पूरा, ये पढ़ के दिखाता हूँ। आपको समझ आएगा किस तरह से रीडिंग की जाती है और कैसे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए जाते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है, इन्फॉर्मेशन है कि जो मेरा कोर्स है 1 ईयर का, जिसका प्राइस है ओनली 599 रुपीज़, वो अभी 1 जनवरी से पहले बढ़ने वाला है। तो इसका प्राइस हो जाएगा 799 या 999। तो अभी कि इससे पहले रेट बढ़े तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मेरे कोर्स में 600 प्लस वीडियोज़ हैं, बहुत कुछ है इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो एक ही प्लेटफॉर्म से सारी इंग्लिश आप सीख सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो अभी ज्वाइन कर लें, बाद में रेट इसका डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा विदिन 20 डेज़। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, इस आर्टिकल को रीड करना। तो आज का ये जो टॉपिक है ये है ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि ह्यूमन की जो गतिविधियाँ हैं, ह्यूमन की जो हरकतें हैं, एक्टिविटीज़ हैव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। तो कह रहे हैं उनका नकारात्मक प्रभाव है, नेगेटिव इफ़ेक्ट है। अब ये हमारा कौन सा लेसन हुआ? पोजेशन का। जैसे आई हैव अ कार, उसी तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, वो पोजेशन का रूल। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का नेगेटिव इफ़ेक्ट है, मतलब बहुत सारे हैं। किस पर? ऑन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़। तो यहाँ पे वर्ड एक आया स्पीशीज़। स्पीशीज़ का मतलब होता है प्रजाति। जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारी जो आम की प्रजाति पाई जाती हैं, होते आम ही है लेकिन अलग अलग वैरायटी के। इसी तरह से बंदर बहुत मिलते हैं, बंदरों की अलग अलग प्रजाति होती है, उनको बोलते हैं स्पीशीज़। तो वही कह रहे हैं कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है किस पर? प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ पर, प्रजाति पर। एक स्पाइसेस भी होता है, स्पाइसेस मतलब होता है मसाले, तो वो SPI होता है और ये SPE, स्पीशीज़। तो इसके बाद लिखा है सम पीपल, कुछ लोग, थिंक, सोचते हैं। दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या सोचते हैं? इट इज़ टू लेट। कह रहे हैं कि अब तो बहुत देर हो गई है, टू डू एनीथिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ किया जाए। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अब तो बहुत देर हो गई है कि इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ किया जाए। अदर्स बिलीव, और दूसरे लोगों का विश्वास है। बिलीव मतलब विश्वास, और ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट। तो उनका विश्वास है कि इफ़ेक्टिव मेजर्स, यानी कि प्रभावशाली जो स्टेप्स हैं, मापदंड है, मापदंड मतलब होते हैं मेजर्स। तो कह रहे हैं प्रभावशाली जो मेजर्स हैं, स्टेप्स हैं, कैन बी टेकन, वो लिए जा सकते हैं। दिस इज़ पैसिव वॉइस, टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए, दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को। तो दूसरे मानते हैं कि कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स, तो इस वर्ड को आप याद कर लें। मेजर्स मतलब मापदंड यानी कि स्टेप्स, और इफ़ेक्टिव मतलब जिनका कोई इफ़ेक्ट पड़े, राइट, प्रभावशाली। तो वो लिए जा सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए इस सिचुएशन को। कौन सी सिचुएशन? ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इफ़ेक्ट कर रही हैं किसको? प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को। इसके बाद लिखा है डिस्कस बोथ व्यूज़। कह रहे हैं इन दोनों व्यूज़ को डिस्कस करो। पहला व्यू जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं किया जा सकता अब, और जो ये कहते हैं कि कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो इन दोनों व्यूज़ को डिस्कस करो, एंड और गिव योर ओपिनियन, और अपनी राय दो, राइट। तो ये है टॉपिक। तो ओपिनियन मतलब राय। तो अब हम सबसे पहले जब हम कोई भी राइटिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि पैराफ्रेजिंग की जाए, यानी कि जो पैराग्राफ है इसी से जुड़ी हुई बात हम पहले पैराग्राफ में डिस्कस करें। तो जो पैराफ्रेजिंग है बेसिकली हम इसको 3 लाइनों में करते हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा, लाइन कह रहा हूँ, सेंटेंस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटेंस। तो 3 सेंटेंस के अंदर होता है पैराफ्रेजिंग। उसके बाद हम अपने व्यू पॉइंट रखते हैं।
तो जब आप स्टार्ट करते हैं बहुत डिफरेंट वेज होते हैं। वैसे तो मैंने आपको अभी तक 16 या 15 आइल्स के ऐसे पढ़ा दिए हैं, तो ये आई थिंक 16वां 17th या 16th होगा। तो किस तरह से स्टार्ट करना है वो मैंने सब कुछ आपको बता रखा है, तो अभी सिर्फ रीड करते हैं। अब देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि सम अनपार्डनेबल एंड डिजास्ट्रस, कह रहे हैं कुछ अनपार्डनेबल मतलब अक्षम्य, जिसको माफ़ न किया जा सके। जैसे हम बोलते हैं पार्डन मतलब माफ़ कीजिए, तो पार्डनेबल हो गया जिसको माफ़ किया जा सके, और अनपार्डनेबल हो गया जिसको माफ़ न किया जा सके। और डिज़ास्ट्रस मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख भी लीजिए, मैंने लिखा हुआ है टेरिबल, हार्मफुल और फेलिंग कम्प्लीटली, यानी कि अनर्थकारी, दुखद या विनाशकारी, उसको बोलते हैं डिज़ास्ट्रस, राइट। और अनपार्डनेबल मतलब अक्षम्य, जिसे माफ़ न किया जा सके। तो कह रहे हैं कि कुछ अनपार्डनेबल, अक्षम्य और डिज़ास्ट्रस यानी कि जो तबाही ला दे इस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो कैसी कैसी एक्टिविटीज़, सच एज, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई, तो पेड़ों की कटाई मतलब डिफॉरेस्टेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो फैक्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड और अर्बनाइजेशन, जैसे अर्बन एरिया, रूरल एरिया होते हैं। अर्बन मतलब जो शहर का इलाका होता है, और रूरल मतलब ग्रामीण इलाके। तो अर्बनाइजेशन क्या हुआ, शहरीकरण मतलब शहरों का बढ़ते जाना। तो कह रहे हैं कि ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन पेड़ों का काटना, इंडस्ट्री का बढ़ना, या अर्बनाइजेशन होना मतलब शहरीकरण होना, तो ये सारा क्या हो गया, एक तरह से सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हम कह रहे हैं कि इस ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने हैव नैरोड, इन्होंने छोटा कर दिया है। दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। तो ये सारा का सारा सब्जेक्ट है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को आप एक नाउन मान लो। अब हमने नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज़ कर दिए, अनपार्डनेबल एंड डिज़ास्ट्रस, तो ये थोड़ा और बड़ा हो गया। साथ में हमने थोड़ा और दिखा दिया कौन सी एक्टिविटीज़, सच एज ये और ये। तो इस तरह से आप बड़ा कर सकते हैं सब्जेक्ट को। तो रीडिंग जितना करोगे उतना इम्प्रूव होगा। तो इन्होंने नैरो कर दिया, इन एक्टिविटीज़ ने किसको नैरो कर दिया है। नैरो मतलब होता है छोटा कर देना, नैरो का ऑपोजिट होता है ब्रॉड। तो नैरो कर दिया है द स्पेस को मतलब जगह को, किसके लिए, फॉर अदर स्पीशीज़, दूसरी स्पीशीज़ के लिए, ऑन द अर्थ, धरती पर। ऑब्वियसली जब वो ज़्यादा ही पेड़ काटेंगे, शहरीकरण होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, तो ऑब्वियसली जो जानवर हैं, अदर स्पीशीज़ हैं, उनकी जो रहने की जगह होगी वो क्या होगी, नैरो होगी, ठीक है, कम होती जाएगी। तो इस चीज़ ने कम कर दिया है। और या यहाँ तक की, और इवन मतलब यहाँ तक की, राइट। थ्रेटन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धमकी देना या फिर किसी को खतरे में डाल देना, राइट। और इवन थ्रेटन्ड या खतरे में डाल दिया है देयर एग्जिस्टेंस, उनके अस्तित्व को, राइट। एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है, किसी का प्रेजेंट होना मतलब अस्तित्व में होना। तो उनके जो अस्तित्व है, उनका, जानवरों का, प्लांट्स का, उनकी स्पीशीज़ का, उनको खतरे में डाल दिया है। अब आप नोटिस करें यहाँ पर, ये जो हैव है इसके साथ हमने लगाई वर्ब की थर्ड फॉर्म नैरोड, और ये जो और लगाया, और के बाद इवन लगाया। इवन तो एक एडवर्ब है, हमने यहाँ पर थ्रेटन्ड लगाया, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो और लगा रखा है, तो ये हैव इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नैरोड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव थ्रेटन्ड, राइट। तो और से दो सेंटेंस को जोड़ दिया, तो ये एक पूरा बड़ा सेंटेंस बन गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, और उनको तो ज़रूर आ रहा होगा जो मेरे कोर्स से पढ़ चुके हैं, क्योंकि उनको सारे रूल आते हैं। जिनको अभी जो बेसिक लेवल पर है, हो सकता है बहुत चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन पढ़ते जाइए, बिकॉज आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा। तो इसके बाद अगला जो लाइन है, सम बिलीव। अब हमने क्या करा, जो मेन टॉपिक था ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, इसी को अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम एक जो ये बोलते हैं कि कुछ नहीं किया जा सकता, अब उनकी बात रख रहे हैं। सम पीपल, सम बिलीव, कुछ लोग बिलीव करते हैं दैट की द डैमेज इज़ इरिवर्सिबल। कह रहे हैं ये जो क्षति है, डैमेज है, ठीक है, प्लांट्स को, एनिमल्स की स्पीशीज़ को, इज़ इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या होता है, जिसको आप वापस नहीं कर सकते हो, राइट। मतलब उसी स्थिति में पहुंचा नहीं सकते हो। जैसे दिस डिजीज़ कैन डू इरिवर्सिबल डैमेज टू द बॉडी, मतलब ये जो बीमारी है
ये ऐसे डैमेज कर सकते हैं जो इरिवर्सिबल है। किसको करेगी? बॉडी को। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो कुछ मानते हैं कि डैमेज जो है वो इरिवर्सिबल है एंड सो और इसीलिए वी कैन डू नथिंग, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। वेयर एज जबकि अदर परसिस्ट इन कैरिंग आउट इफेक्टिव मेजर्स। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो परसिस्ट है पहले इसका मतलब समझ लें। परसिस्टेंस और परसिस्टेंट आपने नाम सुने होंगे। परसिस्टेंस मतलब क्या होता है? किसी काम में लगे रहना। कोई बोलता है आपको भी यार तुझसे नहीं होगा काम, बट आप लगे रहते हैं, तो वो हम बोलते हैं वो परसिस्टेंट है। तो टू परसिस्ट वहीं से बना, इसका मतलब टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग इवन दो, कह रहे हैं कि कुछ काम करते रहना, इवन दो मतलब हालांकि, ये हैरान होते हुए जब हम बोलते हैं अदर पीपल से दैट, दूसरे लोग ये बोलते हैं कि यू आर रॉन्ग और दैट यू कांट डू इट। तो दूसरे लोग बोलते हैं तुम गलत हो, तुमसे नहीं होगा, लेकिन हम लगे रहते हैं, उसको बोलते हैं परसिस्ट, राइट। और यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इफ़ यू परसिस्ट इन मेकिंग, अब परसिस्ट के साथ इन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है, साथ में एक जेरेंड का यूज़। कह रहे हैं इफ़ यू परसिस्ट, अगर तुम लगे रहते हो इन मेकिंग सो मच नॉइस, मतलब इतना शोर करने में, तो आई शैल कॉल द पुलिस, मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा, राइट। तो इसी तरह से परसिस्ट के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है? इन का यूज़। तो कह रहे हैं कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये डैमेज इरिवर्सिबल है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और जबकि वेराज अदर्स परसिस्ट, और जो दूसरे हैं वो लगे रह रहे हैं, मतलब वो कंटिन्यूली वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इन किस चीज़ में? कैरिंग आउट। कैरी आउट मतलब क्या होता है? पालन करना, राइट। इसको याद कर लीजिए, कैरी आउट इज पालन करना। तो अदर परसिस्ट कर रहे हैं मतलब लगे हुए हैं इन कैरिंग आउट, पालन करने में, किसको? इफेक्टिव मेजर्स को, जो प्रभावशाली तरीके हैं, मापदंड है, स्टेप्स हैं, उनको कैरी आउट करने में। टू अलिविएट द करंट सिचुएशन, तो यहाँ पे टू अलिविएट द करंट सिचुएशन, इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो अलिविएट है इसका मतलब क्या होता है? कम करना, ठीक है। किसी भी चीज़ का प्रभाव कम करना, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं मिटिगेट करना, ठीक है। कम करने के बहुत सारे वर्ड आपको बताए हैं, तो अभी याद कर लो, अलिविएट और मिटिगेट। तो कुछ लोग लगे हुए हैं दूसरे पालन करने में इफेक्टिव मेजर्स का, टू अलिविएट, कम करने के लिए द करंट सिचुएशन, इस चलती हुई सिचुएशन को। तो हमने दोनों व्यूज़ को रख दिया, राइट। अब दिस ऐसे, ये ऐसे इंटेंड्स, इंटेंड मतलब इरादा होना, तो ये इस ऐसे का इरादा है, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस ऐसे का इरादा है टू एग्जामिन, जांच पड़ताल करने का, बोथ पर्सपेक्टिव्स, यानी कि दोनों नज़रियों को। अब यहाँ पे पर्सपेक्टिव मतलब होता है नज़रिया या दृष्टिकोण, ठीक है, व्यू पॉइंट जिसको आप बोलते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि ये ऐसे, इसका इरादा है एग्जामिन करने का, जांच करने का, दोनों नज़रियों को। हाउएवर, फिर भी, आई पर्सनली, मैं व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनली मतलब व्यक्तिगत तौर पर, साइड विद मतलब पक्ष लेता हूँ, ये साइड विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और आई सब्जेक्ट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं पक्ष लेता हूँ किसका? द लेटर व्यू, बाद वाले व्यू का। जैसे फॉर्मर और लेटर होते हैं, फॉर्मर मतलब पहले वाला और लेटर मतलब बाद वाला। तो हमारा बाद वाला कौन सा है? ये वाला। कुछ लोग बोलते हैं कि डैमेज इरिवर्सिबल है, कुछ कहते हैं कि कैरी आउट कर रहे हैं हम इफेक्टिव मेजर्स को कम करने के लिए सिचुएशन को, तो ये दूसरा। तो मैं कह रहा हूँ मैं इसका पक्ष लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि कम किया जा सकता है प्रभाव, तो इसको बोलते हैं लेटर। याद रखना, एक ये लेटर नहीं है, दिस इज़ लेटर, LATER लेटर होता है बाद में, और लेटर इज़ दूसरे वाला, ठीक है, दूसरे वाला। तो ये हो गया पैराफ्रेजिंग। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा और नॉलेज भी मिली होगी। देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं। और एक चीज़ और कि मैं इसको क्यों पढ़ पा रहा हूँ इतना आसानी से, मतलब ऐसे समझ में आता है कि कहाँ पे सब्जेक्ट है, सब कुछ समझ में आता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ गुड ग्रिप ओवर कॉन्सेप्ट्स। मेरे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे हैं जो मैंने आपको सिखाए हुए हैं सब कुछ कोर्स में, तो उसी की वजह से आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट एंड मेकिंग आउट व्हाट इज़ रिटन एग्जैक्टली, राइट। नेक्स्ट वन, अब अगला पैराग्राफ। तो इसमें हम उनका पक्ष लेंगे जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं किया जा सकता। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने बोला डिस्कस करो दोनों व्यू पॉइंट्स को, तो हम पहला व्यू पॉइंट पहले डिस्कस करते हैं। अब हम कह रहे हैं दोज वे हु से, जो कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से इसको, दोज वे
हु से जो कहते हैं, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन, तो जो कहते हैं दैट की नथिंग कैन बी डन, कुछ नहीं किया जा सकता है, दिस इज पैसिव वॉइस। टू एड्रेस संबोधित करने के लिए, द लॉस ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़, मतलब जो खो गई एनिमल या प्लांट की प्रजातियां हैं उनको संबोधित करने के लिए, एड्रेस करने के लिए। कई लोगों को हो सकता है एड्रेस का मतलब ना समझ में आए। एड्रेस हिंदी में तो बोलते हैं संबोधित करना। मान लो जो प्रधानमंत्री हैं वो आज भाषण देने आ रहे हैं चंडीगढ़ में, तो वो भाषण किसके लिए होगा? बिजनेसमैन्स के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, कोई तो कैटेगरी होगी स्पेशल। अगर वो बच्चों के लिए भाषण देंगे तो वो बच्चों को एड्रेस करेंगे, अगर बुज़ुर्गों के लिए तो वो एड्रेस करेंगे बुज़ुर्गों को, अगर बिजनेसमैन्स के लिए है तो वो एड्रेस करेंगे बिजनेसमैन्स को। इसी तरह से दोज वे हु, जो कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया जा सकता, टू एड्रेस संबोधित करने के लिए किसको, कि जो ये एनिमल लॉस है, प्लांट की स्पीशीज़ का लॉस है, तो कह रहे हैं गिव। अब यहाँ पे हम लोग अटक जाते हैं, अब ध्यान से सुनना इस चीज़ को। कह रहे हैं दोज मतलब वो लोग, गिव देते हैं, देयर रीजंस अपने रीजंस एज फॉलोज इस तरह से, मतलब जो आगे दिए हुए हैं। तो इन शॉर्ट दोज सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो है गिव, दिस इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी बचा अदर वर्ड। तो आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा ये क्या चीज़ है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सारा हु के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये सारा हु के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा लगता है ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है, हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि है क्या एक्चुअली में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन एंड कॉन्सेप्ट्स। तो दोज वे जो कहते हैं कि दैट कुछ भी नहीं किया जा सकता, एनिमल और प्लांट की जो स्पीशीज़ का लॉस है उसको संबोधित करने के लिए वो इस तरह के रीजंस देते हैं एज फॉलोज, मतलब जैसे आगे दिए हैं। तो पहले लिखा है फर्स्टली, और एक चीज़ और, कई लोग ये बोलते हैं कि फर्स्टली सेकेंडली थर्डली यूज़ नहीं करना चाहिए, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं। ऑब्वियसली ये बच्चों की चीज़ें नहीं हैं, वो सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए रील्स बना देते हैं ताकि वो ये दिखा दे कि फर्स्टली सेकेंडली बच्चों की चीज़, आप एडवांस पे जाओ, ये इन एडिशन टू लगाओ, एडिशनली लगाओ, मोर ओवर, फर्दर मोर, राइट, टू साइट एन एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, ऐसे ऐसे वर्ड दिखाते हैं वो याद रखना सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए होते हैं, बट फर्स्टली सेकेंडली थर्डली आप यूज़ कर सकते हैं, राइट, और ये एक अच्छा तरीका है। तो फर्स्टली पहला रीज़न वे देते हैं, दे गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द स्पीशीज़, कह रहे हैं वे, दे गिव देते हैं एग्जाम्पल्स उदाहरण, ऑफ द स्पीशीज़ प्रजातियों के, कौन सी प्रजातियाँ, विच जो, अब देखो स्पीशीज़ एनिमल है तो हम एनिमल के लिए दैट लगा सकते हैं, विच लगा सकते हैं, दिस इज अगेन रिलेटिव प्रोनाउन। तो वे एग्जाम्पल देते हैं प्रजातियों का जो हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट, जो पहले ही लॉस्ट हो चुकी हैं, खो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। दिस इज विच रिलेटिव प्रोनाउन, हैव बीन लॉस्ट थर्ड फॉर्म है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का। तो पहला रीज़न वो देते हैं कि बहुत सारी जो प्रजातियां वो पहले ही लॉस्ट हो चुकी हैं एंड कैन नॉट बी ब्रॉट बैक, और उनको वापस नहीं लाया जा सकता है, ब्रॉट बैक, राइट, कैन नॉट बी थर्ड फॉर्म, अगेन पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दिस साउथ इंडियन टॉड, टॉड एक तरह का मतलब मेंढक की तरह दिखता है, आप सर्च कर लेना गूगल में टॉड, आपको इमेज दिख जाएगी तो आपको समझ में आएगा को किस टाइप का जानवर है। कह रहे हैं कि द साउथ इंडियन टॉड, ये जो भी है ये एनिमल, बिकेम एक्सटिंक्ट, ठीक है, वो विलुप्त हो गया। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त या गायब, राइट, इसको याद कर लें अच्छे से। तो कह रहे हैं कि जो ये साउथ इंडियन टॉड है बिकेम एक्सटिंक्ट, ये विलुप्त हो गया, गायब हो गया इन 1968 में। एंड द श्रीलंका लिग्यूम ट्री, एक पेड़ है उसका नाम है लिग्यूम ट्री, डाइड आउट कम्प्लीटली, और ये पूरी तरह से मर गया है श्रीलंका का जो भी पेड़ है इन दी 1980s में। तो हमने ये एक एग्जाम्पल ऐड कर दिया क्योंकि एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ की बात हो रही थी, तो एक एनिमल का बता दिया ये एक्सटिंक्ट हो गया 1968 में। और ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप ऐसे लिख रहे होंगे उस टाइम कोई वेरीफाई नहीं करता है कि जो आपने लिखा है सच लिखा है कि नहीं। जैसे हमें ये तो नहीं याद होता है ना लिखते टाइम कि यही सन लिखना है,
आप लिख सकते हो 1990, 90-20, आप गैस लिख सकते हो, क्योंकि आइल्स के एग्ज़ाम में ये चेक किया जाता है कि आपका राइटिंग स्किल कैसा है, ग्रामर कैसी है, कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, राइट। इतना वो अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स में जाएंगे तो वो चेक ही नहीं कर पाएंगे। तो ये अपनी तरफ से आप कोई स्टोरी बना सकते हैं अपनी तरफ से। और जो श्रीलंका का ट्री है, तो प्लांट की भी बात होगी, ये कम्प्लीटली मतलब डाइड आउट हो गया, मतलब मर गया है 1980 के आसपास। तो पहला रीज़न, दे इवन पॉइंट आउट मतलब होता है इशारा करना, ठीक है। तो दे इवन पॉइंट आउट मतलब वे ये इशारा भी करते हैं दैट की इफ़ अगर दीज स्पीशीज़ आर ब्रॉड बैक, अगर ये वाली स्पीशीज़ वापस आ जाती हैं। अब ये दीज स्पीशीज़ का मतलब ये मत समझना जो ऊपर हमने 2 की बात करी है, तो ये दीज स्पीशीज़ मतलब जो विलुप्त होने के कगार पे है, ख़त्म होने के कगार पर है, वो सारी, वो कोई भी हो सकती है। कह रहे हैं वे ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि इफ़ अगर ये प्रजातियाँ ब्रॉड बैक, अगर ये वापस आ जाती हैं, देयर वुड बी नो रूम मतलब जगह नहीं बचेगी फॉर देम, उनके लिए मतलब इंसानों के लिए, टू सर्वाइव टुडे, आज सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए। तो ये हमारा दैट के बाद कॉम्बिनेशन है, राइट। वुड क्यों लगाया है? क्योंकि हम कल्पना कर रहे हैं, फ्यूचर में जब हम कल्पना करते हैं तो हम वुड लगा सकते हैं। तो वे ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि ये स्पीशीज़ अगर आ जाती हैं तो देयर वुड बी नो रूम, रूम का मतलब कमरा नहीं है, रूम का मतलब जगह, तो जगह नहीं होगी फॉर देम, उनके लिए सर्वाइव करने के लिए आज। एग्जाम्पल आगे दे रखा है, द डायनासोर्स आर अ गुड एग्जाम्पल, तो डायनासोर्स एक अच्छा एग्जाम्पल है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इस प्रसंग में या इस संदर्भ में। तो कॉन्टेक्स्ट मतलब जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, संदर्भ और प्रसंग। तो डायनासोर इस बात का जो हमने ये कही, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर डायनासोर आ गए तो ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम आगे कह रहे हैं, इफ़ अगर बाय सम मिराकल, अगर किसी चमत्कार से दे कम बैक, वे आ जाते हैं वापस, मतलब डायनासोर्स आ जाते हैं, देयर वुड बी नो रूम मतलब जगह नहीं बचेगी फॉर देम, उनके लिए, टू ग्रो मतलब ग्रो होने के लिए, एंड प्रोलिफरेट करने के लिए। अब ये एक नया वर्ड होगा मे बी आपके लिए, जब मैंने भी ये पढ़ा था तो मेरे लिए भी ये नया वर्ड था, क्योंकि वोकैब इतनी वास्ट है कि कोई भी इसमें मास्टर नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड रह जाते हैं, चाहे आपके कितने भी अच्छे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हों। तो प्रोलिफरेट का मतलब होता है टू इंक्रीज क्विकली इन नंबर्स, ठीक है, नंबर में बढ़ जाना अचानक से, संख्या की दृष्टि से, किसी वस्तु की तीव्रता से वृद्धि होना, ठीक है, प्रफलन होना। तो सिंपली समझ लो इसको, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर वो वापस आ जाते हैं तो जगह ही नहीं बचेगी फॉर देम, उनके लिए, मतलब जो ये राय रखते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ग्रो करने की कोई रूम नहीं बचेगा, एंड प्रोलिफरेट करने के लिए मतलब अपनी संख्या बढ़ाने में उनको कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो। फाइनली दे क्लेम, वे दावा करते हैं, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, वे दावा करते हैं दैट की इट इज़ फुटाइल, ये व्यर्थ है। फुटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, मतलब वेस्ट, और फुटिलिटी मतलब व्यर्थता। फुटाइल एक एडजेक्टिव है, ठीक है, फुटाइल एक एडजेक्टिव है, और फुटिलिटी मतलब व्यर्थता, वो एक नाउन है, मतलब वेस्टेज, और फुटाइल इज वेस्ट। तो वे फाइनली दे क्लेम, वे दावा करते हैं कि ये व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है? टू सेव, बचाना, सच वीक स्पीशीज़, इस तरह की जो वीक स्पीशीज़ है। वीक स्पीशीज़ मतलब ये नहीं है कमज़ोर प्रजातियाँ, वीक स्पीशीज़ मतलब है वो जो ख़त्म होने वाली हैं, बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली है, तो उनको सेव करना व्यर्थ है, वो ऐसा मानते हैं। तो अब हमने क्या किया इस पैराग्राफ में, जो पहला दृष्टिकोण रखते हैं लोग, पहला जो भी सोचते हैं कि कुछ नहीं किया जा सकता, अब ये वो पॉइंट्स है जो वो सोचते हैं, जो मुझे लगता है, ठीक है, हमें लिखना है अपनी तरफ से कुछ। अब यहाँ पे अब दूसरे लोग जो ये सोचते हैं कि कुछ किया जा सकता है, अब इनकी राय रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि डिस्कस बोथ व्यूज़, दोनों को हमें डिस्कस करना है, फिर अपनी राय देनी है। इसलिए अब हम दूसरा व्यू, यहाँ पे दूसरा व्यू रखते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, एंड यू कैन ऑल्सो राइट, अगर आपको लगता है कि ये बहुत आसान है ऑन द अदर हैंड लिखना, तो आप लिख सकते हैं कन्वर्सली, राइट, कन्वर्सली, और लिख सकते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी, और लिख सकते हैं ऑन द फ्लिप साइड। तो बहुत सारे मैंने आपको सिखा रखे हैं कोर्स में,
तो बेटर ज्वाइन माई कोर्स, लर्न फ्रॉम देयर एंड बी अ गुड राइटर एंड स्पीकर। तो ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ द मेन रीज़न, जो मुख्य कारण है, इज़ दैट, वो ये है कि, अब देखिए द मेन रीज़न सब्जेक्ट है, इस पूरे की हेल्पिंग वर्ब है इज़ और उसके बाद दैट। तो दूसरी तरफ मुख्य कारण है कि, इसके आगे पढ़ता हूँ लेकिन उससे पहले ये सारा का सारा, अब ये जो वाई है ये दूसरा सेंटेंस है जो जोड़ रहा है। तो कह रहे हैं मेन रीज़न वाई, क्यों, सम पीपल से कि क्यों कुछ लोग कहते हैं दैट की स्टेप्स कैन बी टेकन, कि स्टेप्स लिए जा सकते हैं, कदम उठाए जा सकते हैं, टू कंजर्व, कंजर्व करने के लिए किसको, द एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़। जो एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड क्या होता है पहले ये समझे। एंडेंजर्ड स्पेशली एनिमल्स, प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है जो डेंजर में हो, किसके डेंजर में, डिसअपियरिंग के, मतलब गायब होने के, फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से, यानी कि पशु पौधे आदि जिनका अस्तित्व खतरे में है या संकटग्रस्त हैं, तो इनको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। और हम बात कर रहे हैं एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़। और कंजर्व मतलब क्या होता है, जैसे हम वाटर कंजर्वेशन पढ़ते हैं, पानी को बचाना बर्बाद होने से, तो कंजर्व मतलब टू अवॉइड वेस्टिंग समथिंग, बर्बाद होने से बचाना या संरक्षण करना। तो अब आप इसका मतलब समझ पाएंगे। तो कह रहे दूसरी तरफ मुख्य कारण कि क्यों कुछ लोग कहते हैं कि कदम उठाए जा सकते हैं संरक्षण करने के लिए, किनके संरक्षण के लिए, जो एनिमल और प्लांट की स्पीशीज़ खतरे में, उनको बचाने के लिए। तो वो मेन रीज़न ये देते हैं, इज़ दैट, वो ये देते हैं कि इफ़, अगर ह्यूमंस टुक सिंपल स्टेप्स, अगर ह्यूमंस सिंपल स्टेप्स लें। अब आप सोच रहे होंगे यार टुक क्यों यूज़ हुआ, अभी बताता हूँ। इफ़ ह्यूमंस टुक सिंपल स्टेप्स, अगर ह्यूमंस सिंपल स्टेप्स लें, द स्पीशीज़, कह रहे हैं प्रजातियाँ कुड स्टिल ब्रीड, वो अभी भी पैदा कर सकती हैं। ब्रीड मतलब क्या होता है, प्रजनन करना, मतलब जो पशु होते हैं, पौधे होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो उसको ब्रीड बोलते हैं। एंड मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई हो सके। कह रहे हैं अगर ह्यूमन बीइंग्स सिंपल स्टेप्स लें तो जो स्पीशीज़ हैं कुड स्टिल, वो अभी भी ब्रीड कर सकती हैं, मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब कौन सी स्पीशीज़, हमने बोला विच आर, जो, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, विच आर, जो हैं ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब विलुप्त होने की कगार पर। यहाँ पे एक वर्ड याद कर सकते हैं आप, ऑन द वर्ज ऑफ। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पे मैंने आपको पूरी वीडियो बना के दे रखी है ऑलरेडी, एक पूरा ही लेसन ही है इसके ऊपर। तो जिन्होंने किया होगा वो तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा उसको समझने में। तो अब बात आती है कि ये इफ़ और यहाँ पे कुड का यूज़ क्यों हुआ, इसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अगर आपको याद है तो हमने कंडीशनल सेंटेंस किए थे। कंडीशनल सेंटेंस बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने आपको कराए थे, सिंपल वे से। उसमें लास्ट में एक आया था अनरियल कंडीशनल सेंटेंस, मतलब अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं नया घर खरीदूंगा। अगर मैंने टिकट खरीदी है और चांसेस है कि मैं जीत सकता हूँ, तो मैं बोलता इफ़ आई विन द लॉटरी आई विल बाय अ न्यू हाउस। लेकिन मैंने कोई अगर लॉटरी ही नहीं खरीदी और फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं नया घर खरीदूंगा, तो इसका मतलब वो अनरियल कंडीशनल हो गया। तो उसी तरह से हमें पता है कि ह्यूमन जो है वो सिंपल स्टेप्स लेने नहीं वाले, राइट। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको अनरियल कंडीशनल मानकर यहाँ पे सेकंड फॉर्म ने यूज़ करा। यहाँ पे वुड यूज़ करते हैं लेकिन कैन का कुड भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपको याद है तो देख लीजिएगा वीडियो, और वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर ये कंप्लीट लेसन था। तो अब इसका मतलब समझे। यहाँ से आई थिंक ये पूरा ही एक सेंटेंस है, तो अब मैं पूरा इसका मतलब बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं दूसरी तरफ मेन कारण कि क्यों कुछ लोग कहते हैं कि स्टेप्स लिए जा सकते हैं संरक्षण करने के लिए एंडेंजर्ड, जो संकटग्रस्त एनिमल और प्लांट की स्पीशीज़ हैं उनको, इज़ दैट, वो ये मेन रीज़न है कि अगर ह्यूमन बीइंग्स कुछ स्टेप्स लेते हैं तो जो स्पीशीज़ है जो विलुप्त होने की कगार पर है वो अभी भी ब्रीड कर सकती हैं, प्रजनन कर सकती हैं, मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ये मतलब है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इफ़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कह रहे हैं जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। अब आपने वर्ब याद करी होगी, मैंने आपको वर्ब की लिस्ट दे रखी है, उसमें ये सारे वर्ड आते हैं ऑलमोस्ट 95%।
तो एक्सप्लॉइट मतलब होता है शोषण करना, मतलब किसी का फ़ायदा उठाना, और ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाना। तो एग्जाम्पल है, अगर ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो है किसकी, ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की, इज़ रिड्यूस्ड, तो जो प्राकृतिक साधन है जैसे कि तेल वगैरह हो गया, अगर हम इसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन अगर रिड्यूस कर देते हैं, ये अगेन पैसिव वॉइस है। दूसरा हंटिंग एंड स्मगलिंग, शिकार करना इज हंटिंग, और स्मगलिंग मतलब तस्करी करना, मतलब ट्रांसफ़र कर देते हैं एक जानवर को या पौधों को एक कंट्री से, एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हंटिंग एंड स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, तो वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग और स्मगलिंग को इज़ बैंड, अगर बैंड कर देते हैं। अब आप एक चीज़ और सोच सकते हैं कि यहाँ पे इज़ का यूज़ क्यों हुआ, हंटिंग एंड स्मगलिंग ये तो दो हो गए सब्जेक्ट, तो इज़ क्यों यूज़ करा। तो जब हम दो चीज़ लिखते हैं जैसे ब्रेड एंड बटर, तो उसको एक माना जाता है, जैसे हम बोलते हैं दाल चावल, ठीक है, कढ़ी चावल, दाल रोटी, तो ये दाल और रोटी जो अलग अलग हिंदी में दिख रहे हैं बट ये एक ही माना जाता है। जैसे एक हम ये भी बोलते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अब स्लो एंड स्टडी सब्जेक्ट हो गया, विन के साथ एस लगा दिया, विंस, जबकि दो दो सब्जेक्ट हो गए। तो कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनको एक मान लिया जाता है, तो उसी तरह से हंटिंग एंड स्मगलिंग को एक चीज़ मानी जा रहा है, इसलिए यहाँ इज़ का यूज़। और लिखा है ओवर ग्रेजिंग, ग्रेज मतलब घास चरना, ओवर ग्रेजिंग मतलब कुछ ज़्यादा ही चरना, एंड ओवर कल्टीवेशन, और ज़्यादा ही सिंचाई करना, खेतों में सिंचाई होती है तो ओवर कल्टीवेशन करना, इज़ स्टॉप्ड, अगर इसको स्टॉप कर दिया जाता है। एंड और एफोरेस्टेशन, अब एफोरेस्टेशन मतलब ज़्यादा पेड़ लगाना, डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना, और एफोरेस्टेशन मतलब पौधे लगाना। तो एफोरेस्टेशन इज़ एनकरेज्ड, मतलब एनकरेजेस प्रोत्साहित करना, हिम्मत बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना। तो अगर एफोरेस्टेशन को एनकरेज किया जाए मतलब बढ़ावा दिया जाए, तो अब पूरा मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल अगर जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, अगर उसको कम कर दिया जाए, हंटिंग और स्मगलिंग वाइल्ड एनिमल्स के अगर इसको बैन कर दिया जाए, ओवर ग्रेजिंग और ओवर कल्टीवेशन को अगर स्टॉप कर दिया जाए, और एफोरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जाए, देन फिर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज़, कहने बहुत सारे, यहाँ पे एनिमल्स नहीं आएगा, एनिमल, ठीक है, क्योंकि ये जो एनिमल है और प्लांट है ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहे हैं, स्पीशीज़ नाउन की तरह, इसीलिए प्लांट्स नहीं लिख सकते, एनिमल्स नहीं लिख सकते। तो कह रहे हैं तो बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज़ वुड नॉट गो इनटू एक्सटिंक्शन, तो वो विलुप्त नहीं होंगी, राइट। तो वुड कल्पना करना, तो वो विलुप्त नहीं होंगी अगर ये सारी चीज़ें कर दी जाए। तो ये कौन बोलता है, दूसरा जो बिलीव करते हैं कि कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिए दोनों पॉइंट्स। नाउ आगे, आई बिलीव दैट, तो कह रहे मैं विश्वास करता हूँ कि वी शुड नॉट गिव अप, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। गिव अप इज़ हार मानना, होप मतलब आशा, जो आशा है उस पर हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। एंड और ट्राई टू डू समथिंग, और कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए, फॉर सेविंग दीज स्पीशीज़, इन प्रजातियों को सेव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी सक्सेसफुल स्टेप्स, तो कह रहे हैं बहुत सारे सफल स्टेप्स हैं, सक्सेसफुल स्टेप्स हैं, विच हैव बीन टेकन, जो लिए जा चुके हैं, बाय द गवर्नमेंट द्वारा। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, देयर आर मेनी सक्सेसफुल स्टेप्स, तो स्टेप्स की बात हो रही है, कौन से स्टेप्स, हमने लगा दिया विच रिलेटिव प्रोनाउन, साथ में लगा दिया हैव बीन टेकन, ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का। तो कह रहे हैं बहुत सारे स्टेप्स हैं जो लिए जा चुके हैं गवर्नमेंट के द्वारा, एंड द एनजीओज, और एनजीओज के द्वारा, तो टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, दैट की इफ़ वी ट्राई, अगर हम ट्राई करते हैं, वी कैन अचीव, हम हासिल भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं। आगे है फॉर इंस्टेंस, जैसे कि मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं, दी रॉयल बंगाल टाइगर, और यहाँ पे एक चीज़ आया था, आई थिंक एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम सिंगल ही लेंगे। इसके बाद आगे, फॉर इंस्टेंस दी रॉयल बंगाल टाइगर, जो बंगाल का टाइगर है, शाही बंगाल का टाइगर, आर नेशनल एनिमल, जो हमारा राष्ट्रीय एनिमल है, वॉज वंस मतलब था एक बार, वंस मतलब एक बार,
ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने के कगार पर। तो रॉयल बंगाल टाइगर जो हमारा नेशनल एनिमल है वॉज था वो एक्सटिंक्शन के कगार पे, यानी कि विलुप्त होने के कगार पे। और इसके बाद बट, लेकिन विद द एफर्ट्स ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड सम एनजीओज, कह रहे हैं लेकिन हमारी सरकार और कुछ एनजीओज की मदद से वी हैव सक्सीडेड, हम सफल हो गए हैं। सक्सीड मतलब सफल होना, सक्सीडेड थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम सफल हो गए हैं इन ब्रिंगिंग अप देयर नंबर्स, उनकी संख्या को बढ़ाने में, राइट। ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना, संख्या को बढ़ा देना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना, तो उनके नंबर को इंक्रीज करने में हम सफल हुए हैं। पीपल ऑल्सो डोनेटेड अ लॉट फॉर द सेव द टाइगर प्रोजेक्ट, तो लोगों ने भी बहुत डोनेट किया है सेव द टाइगर प्रोजेक्ट के लिए। देखो अब कितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, कभी भी इन फ्यूचर ऐसा कोई ऐसे आएगा तो आपको याद आ जाएगा टाइगर सेविंग करना के लिए प्रोजेक्ट चला था, लोगों ने हेल्प की थी, तो आप लिख पाओगे। और जब तक ये आइडियाज़ ही नहीं होंगे कैसे लिखोगे, इसीलिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो लोगों ने भी डोनेट किया, डोनेट मतलब दान करना इस प्रोजेक्ट के लिए। विच वॉज एडवर्टाइज्ड, तो ये विच किसके लिए यूज़ हो रहा है, प्रोजेक्ट के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन, तो जिसको एडवर्टाइज किया गया थ्रू द मीडिया, मीडिया के द्वारा। मैनी अदर स्टेप्स, बहुत सारे दूसरे स्टेप्स, सच एज जैसे कि यूजिंग प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल्स फॉर डोर्स एंड विंडोज़, कह रहे डोर्स एंड विंडोज़ के लिए प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल्स को यूज़ करना, ठीक है, ये भी अलग स्टेप्स हैं। एक तो इस तरह उनको बचा लिया एनिमल को, और दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं प्लांट के सेविंग के लिए। तो दूसरा क्या है, प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल को यूज़ करना दरवाज़ों और विंडोज़ के लिए। तो कह रहे हैं कि, और यहाँ पे ये जो है ना हैव रिड्यूस्ड, तो यूज़ करना प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल्स को, हैव रिड्यूस्ड, इन्होंने रिड्यूस कर दिया है किसको, द कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर वुड, जो पेड़ों की कटाई है लकड़ियों के लिए, तो वो कम हो गया इसकी वजह से, राइट। और टू सम अप मतलब इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड, इस तरह से मतलब हम इसका निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं। इवन दो, हालांकि, अब हैरान होते हैं जब बोलते हैं तो हम यूज़ करते हैं इवन दो, हालांकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव डन, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ ने किया है अ लॉट ऑफ हार्म, बहुत ही ज़्यादा नुकसान, टू द एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़ को, राइट। बट मतलब हाउएवर, फिर भी, कोमा जो होता है ना इवन दो के बाद, ये जो कोमा होता है इसको हम बोलते हैं फिर भी, इसके बावजूद भी, तब भी, या फिर पर, इस तरह से। तो कह रहे हैं हालांकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने बहुत हार्म किया है इनकी प्रजातियों पर, फिर भी इट इज़ स्टिल नॉट लेट, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई, टू मेक अ बिगिनिंग, शुरू करने में, ठीक है, अभी भी कोई ज़्यादा देर नहीं है, शुरू कर सकते हैं। मेक अ बिगिनिंग मतलब शुरुआत करना। आगे लिखा है ऑल दो, हालांकि वी कैन नॉट रिवर्स, हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं द डैमेज, इस नुकसान को, येट, फिर भी, वी कैन स्टॉप अ लॉट ऑफ फर्दर डैमेज, क्या है, लेकिन हम और भी बहुत सारे जो आगे आने वाले डैमेजेस है, फर्दर मतलब आगे वाले जो आएंगे अभी, तो फर्दर जो डैमेज है उनको हम रोक सकते हैं। विच इज़ अदरवाइज इमिनेंट, जो कि नहीं तो क्या होंगे, इमिनेंट होंगे, मतलब निकट भविष्य में घटेंगे। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, इमिनेंट मतलब होता है जो अभी घटने वाला है, ठीक है, इन नियर फ्यूचर में, जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, निकट भविष्य में होने वाला, तो इम्पेंडिंग डेंजर होता है, मतलब आने वाला खतरा, इम्पेंडिंग डेंजर या इमिनेंट डेंजर, ऐसे अबाउट टू हैपन इन नियर फ्यूचर, इसको बोलते हैं इमिनेंट। तो ऑब्वियस ही बात है कि हालांकि हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते इस डैमेज को, लेकिन हम इसको रोक सकते हैं जो आगे वाला फर्दर डैमेज है उसको। विच, जो, अब यहाँ डैमेज के लिए यूज़ हो रहा है विच, अगर इसको नहीं रोका तो विच इज़ अदरवाइज, वो नहीं तो क्या होगा, इमिनेंट होगा, मतलब वो डैमेज होगा ही होगा, उसको रोक नहीं सकते हैं, वो नियर फ्यूचर में होगा, घटित होगा। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ समझ में आया होगा। तो मैंने आपको पूरा का पूरा हिंदी में एलेबोरेट करके दिखाया है, और इट इज़ पॉसिबल थ्रू माय कोर्स, राइट। तो मैंने अपना सारा नॉलेज अपने कोर्स में दे दिया है, आप इसको फटाफट से ज्वाइन कर लें। अभी 599 प्राइस है इसका, इन फ्यूचर 799 या 999 हो जाएगा डेफिनेटली। तो मैं नहीं चाहता आप अपना समय वेस्ट करें, और अभी इस कोर्स को 110% ज्वाइन करें।
और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ऐप के अंदर ऑप्शन है चैट का, तो जो भी कोर्स ज्वाइन करते हैं वो कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। सो इट वुड बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ, and I assure you that you can get fantastic results in your career, right, through my course. So your first step is to join this course. So make up your mind and take an initiative, because when you take an initiative you get ahead of 90% of the crowd, right? So take an initiative right now and join this course at the earliest in order to get substantial results. So guys, thank you for watching, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।